हेलो एवरीवन। इतिहास की पिछली कक्षाओं में हम चर्चा कर रहे थे कि भारत में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन जो है वो अब उग्र रूप धारण कर चुका है। गांधी जी भी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर चुके थे और साथ ही उन्होंने करो या मरो का नारा दे दिया था। इसका मतलब है कि अब उनको ये इस बात की चिंता नहीं थी कि लोग हिंसा में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से भारत आज़ाद होना चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी ने 1942 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था। हमने अपनी पिछली कक्षाओं में चर्चा किया है कि किस प्रकार गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के पैरेलली सुभाष चंद्र बोस जी भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसका स्थापना किस तरीके से हुआ, कांग्रेस के अधिवेशनों में 1938 और 39 के अधिवेशन में किस तरीके से विवाद उत्पन्न होना शुरू हुए थे और किस तरीके से जो सुभाष चंद्र बोस जी थे इनको भारत से निकल करके और अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी जाना पड़ता है, वहाँ पे हिटलर से मिलते हैं। ठीक है, और हिटलर से मिलने के बाद में ये फिर जापान चले जाते हैं, वहाँ पे इनको खूब सहयोग प्राप्त होता है। वहाँ के सैनिक जो जर्मनी में जो भारतीय सेनाओं को बंदी बनाया गया था उनको ये ले करके मतलब हिटलर से डिमांड करते हैं कि आप जितने भी भारतीय सैनिक यहाँ पे आपके यहाँ बंदी बनाए गए हैं उनको आप मुझे सौंप दीजिए, मैं उनकी एक सेना बनाऊंगा और इस सेना की मदद से मैं भारत में जो अंग्रेजी शासन है उसको उखाड़ फेंकूंगा। इस तरीके से हिटलर और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में एक समझौता हो जाता है। वहाँ से जितने सैनिक हैं उनको लेकर के फिर हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं ये भारत में पूर्वोत्तर राज्यों से आक्रमण करते हैं और ये लगभग असम तक पहुंच चुके थे। ठीक है, लेकिन असम में पहुंचने के बाद ये समय है आपका 6 और 9 अगस्त के बीच में। ठीक है, जब जापान पर परमाणु हथियार गिराया दिया जाता है यूएसए के द्वारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की मदद किया जा रहा था जापान के द्वारा और जब जापान पे परमाणु बम गिराए जाते हैं तो उसके बाद में जापान ने सरेंडर कर दिया था और इस तरीके से जो आज़ाद हिंद फौज था वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा था। ठीक, क्योंकि भारत जो आज़ाद हिंद फौज था उसमें भारतीय सैनिक तो थे जो कि हिटलर के यहाँ बंदी थे और उनको छुड़ा करके लाया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, लेकिन भारत को मतलब सुभाष चंद्र बोस जी को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा था जापान के भी द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पिछली कक्षाओं में बात किया था। किसके बारे में हमने पिछली कक्षा में चर्चा किया था? सुभाष चंद्र बोस जी हमारे लिए मुख्य चर्चा का विषय थे, सुभाष चंद्र बोस, और इन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 में। जब कांग्रेस से अलग होने के बाद इनको अपने तरीके से एक नया मूवमेंट स्टार्ट करना था, तब इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे और साथ ही इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया, आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, तो ये दोनों काम सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में इनकी जो बेसिक जानकारी है वो आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म 1897 को हुआ था, 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। कटक, उड़ीसा, कटक में इनका जन्म हुआ था और चित्तरंजन दास, CR दास को ये अपना गुरु मानते थे। ठीक है, और इसके बाद में आपको ये भी पता है कि इन्होंने सबसे पहले प्रयास में ICS की परीक्षा, जो उस समय सिविल सेवाओं की परीक्षा होती थी, उसको उत्तीर्ण किया था और बाद में गांधी जी के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसमें उसी दौरान इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और 1939 जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल मोमेंट था इनकी लाइफ का, जब ये कांग्रेस से निकाल दिए जाते हैं वैचारिक मतभेद की वजह से, उसके बाद इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया और फिर हिंसक तरीके से, हिंसक कह सकते हैं कि सशस्त्र तरीके से हथियार उठा करके इन्होंने भारत की आज़ादी का सपना देखा था। ठीक है, लेकिन भारत को शायद कह सकते हैं कि नीति को शायद ये मंजूर नहीं था कि अपने जीते जी भारत की आज़ादी देख सकें और 1935 में ही, अगस्त 1935 में कहा जाता है कि एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने शुरुआत किया था
1939 के त्रिपुरी अधिवेशन से, और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में चर्चा करते हुए हमने इनका चैप्टर क्लोज किया था 1945 में। ठीक है, और किस तरीके से यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी का भारत की आज़ादी में योगदान था, इसके बारे में हम पिछली कक्षाओं में चर्चा कर चुके थे। ठीक, और जब बोस जी की मृत्यु हो जाती है तो इनके द्वारा जो बनाया गया संगठन था आज़ाद हिंद फौज, इनके सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हीं के ऊपर एक मुकदमा चलाया जाता है लाल किला में, जिसको कि हम आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा कहते हैं। ठीक है, तो इस बारे में हम लगभग चर्चा कर चुके थे। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाया गया जो संगठन था, इसके बारे में हम लास्ट क्लास में शायद कहीं पर चर्चा कर चुके थे। ठीक है, यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इसकी चर्चा कर चुके थे, और इसके बाद में हम इंडियन नेशनल आर्मी यहाँ तक की चर्चा कर चुके थे। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी की चर्चा कर चुके थे। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं, शायद हमने यहाँ पे उनको कवर नहीं किया है, उनको मैं यहाँ पर थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पे हमने जो कुछ फैक्ट्स जैसे कि नोट किए कि इनके ऊपर मुकदमा कहाँ पर चलाया गया था। इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। ठीक है, INA इनका गठन कब किया गया था? 1942 में। लेकिन इनके ऊपर मुकदमा कब चलाया गया था? तो 1945 में। ठीक है, 1945 में जैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु होती है, उसके बाद में INA के सभी सदस्य या सभी सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और नवंबर 1945 में इन पर मुकदमा चलाया जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का नाम मुख्य रूप से पूछा जाता है परीक्षा में कि इनमें से कौन कौन व्यक्ति हैं जिनके ऊपर विशेष रूप से मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, तो इसमें 2-3 लोगों का नाम है, इसको आप चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति का नाम है यहाँ पे कर्नल शाहनवाज हुसैन। कर्नल शाहनवाज हुसैन, कर्नल शाहनवाज हुसैन। मुख्य अभियुक्त जिन पर केस चलाया गया था उनमें एक व्यक्ति थे कर्नल शाहनवाज हुसैन, एक व्यक्ति थे कैप्टन प्रेम सहगल, और एक व्यक्ति थे लेफ्टिनेंट गुरुदयाल ढिल्लों। ठीक है, ये प्रमुख व्यक्ति थे जिनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। साथ ही हमने एक और चीज़ डिस्कस किया था, यहाँ पे हमने एक व्यक्ति का नाम नोट किया था। इनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। ये रहे कैप्टन मोहन सिंह। INA या इंडियन नेशनल आर्मी, इसका विचार रखने वाले व्यक्ति थे कैप्टन मोहन सिंह। ये पकड़े गए थे लेकिन इनके ऊपर मुकदमा नहीं चला था। ठीक है, तो विचार रखने में तो कोई समस्या नहीं है, तो विचार रखने के लिए इनके ऊपर मुकदमा तो चलाया नहीं जा सकता था, तो कैप्टन मोहन सिंह के ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चला था। एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से किस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया गया था। ठीक है, साथ में ये 3 नाम दिए गए थे, शाहनवाज हुसैन, प्रेम सहगल, गुरुदयाल ढिल्लों। इनके ऊपर मुकदमा चला था, कैप्टन मोहन सिंह के ऊपर मुकदमा नहीं चला था। ठीक, और इनका वकालत कर रहे थे जब इनके लाल किला में इनके ऊपर केस चल रहा था, तो इनके तरफ से जो व्यक्ति केस लड़ रहे थे उनमें उस समय के कुछ प्रमुख लीडर्स इन्वॉल्व थे। ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति थे भूला भाई देसाई, साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली। ये कुछ प्रमुख लोग थे जो कि इनकी तरफ से इनकी दलीलें जो है वो कोर्ट में रख रहे थे, या इनके वकील थे, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में ये जितने लोग गिरफ्तार हुए थे, इनकी तरफ से पैरवी करने के लिए कौन कौन शामिल थे? भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और अरुणा आसफ अली। ठीक है, तो ये 2-3 ऐसा एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जिनको आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं,
हम बात कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस ने किस तरीके से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, 1939 से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 1945 में कैसे उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक की चर्चा हम कर चुके थे। नेक्स्ट अब हमको मूव करना था किस चीज़ के बारे में, नेक्स्ट हमको मूव करना था शिमला सम्मेलन। अच्छा, शिमला सम्मेलन की भी चर्चा शायद हम कर चुके थे, है ना। शिमला सम्मेलन की भी चर्चा कर चुके थे, साथ ही वेवेल प्लान की चर्चा कर चुके थे, राजगोपालाचारी फॉर्मूला यहाँ तक की चर्चा हो चुकी थी। ठीक, कुछ बेसिक चीज़ें मैं वापस से आपको अगर चाहूँ तो चाहता हूँ कि आप रिवाइज़ करें। जैसे कि मैंने बताया था कि 1944 में 1944 में एक व्यक्ति थे, इनका नाम था राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, जो मद्रास या साउथ इंडिया के एक प्रमुख या प्रभावशाली नेता थे। इन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौते की एक योजना प्रस्तुत की थी और इसी योजना को हम कहते हैं क्या कहते हैं इसको, CR दास फॉर्मूला, ठीक है, सॉरी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, CR दास तो अलग थे, राजगोपालाचारी फॉर्मूला, ठीक, या इसी को ही हम कहते हैं राजा जी फॉर्मूला, ठीक है, राजगोपालाचारी के नाम से इसी को ही राजा जी फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक और फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, राजगोपालाचारी फॉर्मूला को ही राजगोपालाचारी फॉर्मूला है या इसी को कहा जाता है राजा जी फॉर्मूला, ठीक है। नाम अगर पूछा जाए और वहाँ पे राजगोपालाचारी ना दे करके राजा जी अगर देता है एग्ज़ाम में तो ये भी ठीक होगा। राजा जी फॉर्मूला कब आया था, 1944 या 45, 1944 में। किस चीज़ के लिए आया था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौते की एक योजना इन्होंने प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 और इसके बाद में 1945 में लाल किला में मुकदमा चलाया जाता है, किसके ऊपर, आज़ाद हिंद फौज के ऊपर, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के ऊपर मुकदमा 1945। और इसी के बाद में हम चर्चा कर रहे थे वेवेल प्लान के बारे में, ठीक है, वेवेल प्लान और इसी के साथ में शिमला समझौता। तो 1945 की एक प्रमुख घटना क्या है, 1945 में वेवेल प्लान और शिमला समझौता, वेवेल प्लान और शिमला समझौता। वेवेल प्लान में क्या था, इसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से भारत को स्वतंत्र करने से पहले भारत में एक संविधान का निर्माण किया जाए, ये संविधान किसके द्वारा बनाया जाएगा, इस पर चर्चा की जानी थी। साथ ही वायसराय जो थे इस समय लॉर्ड वेवेल के साथ में इनकी जो एक कार्यकारिणी परिषद थी जिसमें कि बहुत सारे लोग होते थे और जो वायसराय को सजेस्ट करते थे, ठीक है, उनके वोटिंग के बाद में कोई डिसीजन लिया जाता था। तो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें कितने लोग भारतीय रहेंगे, कितने अंग्रेज रहेंगे, ठीक है, किस रेशो में भारतीयों में भी अलग अलग पार्टीज़ को किस रेशो में सीट्स मिलेंगी, ये सारा कुछ डिस्कशन होना था शिमला समझौते में, ठीक है। वेवेल ने एक प्लान सुझाया था और इस प्लान के ऊपर डिस्कशन होना था शिमला में, इसीलिए इसको कहा जाता है शिमला समझौता, ठीक है। वेवेल ने एक प्लान सजेस्ट किया था, एक प्लान रखा था भारत के सामने या भारत के जो प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके सामने, और इसी वेवेल प्लान के ऊपर जो डिस्कशन होना था इसको कहा जाता है शिमला समझौता। लेकिन मैंने आपको बताया था ये शिमला समझौता सक्सेसफुल रहा या फेल हो गया, तो ये शिमला समझौता फेल हो चुका था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला जो डिस्कशन का मुद्दा था वो ये था कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होगी, ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, इसमें कितने मेंबर्स होंगे, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, इसको सजेशन देने के लिए या फिर किसी निर्णय पे मत देने के लिए कितने लोग होंगे, इस ग्रुप को हम कहते थे कार्यकारिणी परिषद, ठीक है। तो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है इसमें उस समय वेवेल ने ये बताया था कि टोटल 14 लोग चाहिए उसको, ठीक है, और इस 14 में से 2 लोग कहाँ से होंगे, 2 लोग अंग्रेज होंगे और बाकी के 12 कहाँ से होंगे, बाकी के 12 जो है वो भारतीय होंगे। ये प्लान उसी ने रखा था ताकि
भारतीय जो व्यक्ति हैं, भारतीय नेता हैं, जो भारतीय राजनीतिक दल हैं, उनको सेटिस्फाई किया जा सके और उन्हें भारत को आज़ाद करने की नौबत न आए, ये सोच करके उन्होंने भारतीयों को ज़्यादा मौका देना शुरू किया था। तो उन्होंने कहा कि 12 भारतीय को रखेंगे अपने कार्यकारिणी परिषद में, लेकिन 12 भारतीयों में भी इन्होंने सीटों का बंटवारा कर दिया। किसके बीच में? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। इन्होंने कहा कि 6 सीट मुस्लिम लीग के लिए रहेगा और 6 सीट कांग्रेस के लिए रहेगा। अब दोनों अपनी अपनी मर्जी से जिसको चाहे यहाँ पे कार्यकारिणी परिषद में भेज सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिम लीग था, एक तरफ था मुस्लिम लीग और एक तरफ था कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस ने अपने तरफ से कुछ मुसलमान व्यक्तियों को भी कार्यकारिणी परिषद में भेजा और मुस्लिम लीग तो केवल और केवल मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो इनको किस बात से दिक्कत हुई? इन्होंने इस बात पर ऑब्जेक्शन रेस किया कि जितने भी मुसलमान कार्यकारिणी परिषद में होंगे वो केवल और केवल मुस्लिम लीग के द्वारा ही भेजे गए होने चाहिए। कांग्रेस यहाँ पे किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को इन्वॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस जो है वो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ठीक। और इस वजह से दोनों के बीच में डिबेट होना शुरू हो गया। तो और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मतभेद की वजह से ये पूरा जो शिमला समझौता था वो फेल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हमें 1945 में ही होने वाले कुछ दूसरे घटनाओं के बारे में चर्चा करनी है। जैसे कि अब यहाँ पे भारत की आज़ादी की तरफ जब हम चल रहे हैं, तो ब्रिटेन में होने वाले जो राजनीतिक हलचल हैं उससे भी भारत की आज़ादी में, मतलब भारत को आज़ाद करने के प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें जो है वो उथल पुथल होने लगी थी, ठीक। और यहीं पे ब्रिटेन की राजनीति में एक बहुत बड़ा चुनाव परिवर्तन हो रहा था, जिसको कि हम जानते हैं किस नाम से? ब्रिटेन के आम चुनाव के नाम से। तो 1945 में ही ब्रिटेन में चुनाव हो रहे थे, मतलब वहाँ पर प्रधानमंत्री बदलने वाले थे। ब्रिटेन में आम चुनाव, आप कह सकते हैं कि उस समय ब्रिटेन में लोकसभा का चुनाव हो रहा था, और इस लोकसभा के चुनाव के बाद में वहाँ पर अगर एग्जिस्टिंग पार्टी, जो उस समय पार्टी सत्ता में थी, अगर वो जीत जाती तो उन्हीं के हिसाब से भारत को आज़ाद किया रहता, उन्हीं की शर्तों पर। और अगर पार्टी बदल जाती, ठीक है, किसी दूसरी पार्टी को अगर ब्रिटेन में सत्ता प्राप्त हो जाती, तो उनके हिसाब से यहाँ पे भारत का भाग्य तय होना था। और होता भी यही है, वहाँ पर जो पुरानी पार्टी थी वो हार जाती है और जो नई पार्टी है वो चुनाव जीत करके आती है, ठीक है। तो ब्रिटेन में उस समय आम चुनाव में क्या हो रहा था, इसके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। यहाँ से हालांकि प्रश्न पूछे नहीं गए हैं सामान्यतः। अब जो पीएससी व्यापम है वहाँ पे ब्रिटेन में होने वाले 1945 के आम चुनाव से प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, पर फिर भी इनमें से जो अब प्रधानमंत्री बनेंगे उनका नाम का जिक्र कई बार आएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा 2-3 पॉइंट यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं। और सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जो नए प्रधानमंत्री बन के आते हैं, ब्रिटेन में आम चुनाव हो चुके थे और ब्रिटेन में अब जो नए व्यक्ति चुनाव जीत करके आते हैं, इनका नाम क्या था? पहले एक व्यक्ति थे, इनका नाम है चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, ठीक है। ये जो हैं, मैंने बताया था आपको कि जब गांधी जी, आपको याद है गांधी जी जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गए हुए थे, ठीक, तो उन्होंने गांधी जी के वेशभूषा को देख करके ये कहा था कि क्या ब्रिटेन की सरकार इस अर्धनग्न फकीर के शर्तों पर काम करेगी, ठीक है। तो चर्चिल ने ही गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, और यही जो चर्चिल है अब 1945 के आम चुनाव में हार जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पुराने व्यक्ति थे, इनका नाम था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल यहाँ पे चुनाव हार जाते हैं, और अब जो नए व्यक्ति हैं क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली ये चुनाव जीत जाते हैं। क्लीमेंट एटली यहाँ पर चुनाव जीत जाते हैं और साथ ही ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ठीक है। तो चर्चिल, विंस्टन चर्चिल चुनाव हार जाते हैं, और क्लीमेंट एटली ये किस पार्टी के थे? तो क्लीमेंट एटली ये लेबर पार्टी के थे। क्लीमेंट एटली किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, लेबर पार्टी। और जो पुराने व्यक्ति थे चर्चिल, ये किस पार्टी के थे? इनके बारे में कहा जाता है कि ये कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे, कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी। अभी भी
ज़्यादा करके जो ब्रिटेन में चुनाव में जो हेर फेर होता है वो इन्हीं दोनों के बीच में होता है। जैसे कि भारत में एक बीजेपी और एक कांग्रेस, इन्हीं दोनों के बीच में सत्ता का परिवर्तन होते रहता है, वैसे ही ब्रिटेन में भी कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के बीच में टसल चलते रहता है। इन्हीं दोनों के बीच में सत्ता कभी एक के पास रहेगी, कभी दूसरे के पास रहेगी। ठीक है, तो ब्रिटेन में आम चुनाव में सबसे बड़ा जो चेंज था वो क्या हुआ, अब जो पुरानी पार्टी थी जिन्होंने लंबे समय से भारत में अपना रूल किया था, अपने हिसाब से भारत में शासन कर रहे थे, उनकी सरकार चली गई है और एक नया पार्टी उभर करके आया है, लेबर पार्टी, जिसमें प्रधानमंत्री चुने गए हैं क्लीमेंट एटली। ठीक, अब यहाँ पे क्लीमेंट एटली ने क्या किया, इन्होंने भारत की जो आज़ादी की मांग है इसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता की मांग जो यहाँ से डिमांड उठ रही थी भारत से, इसको स्वीकार किया। ठीक है, इसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो भारत के लिए तो सत्ता परिवर्तन होना बहुत ही अच्छी चीज़ साबित हुआ। ठीक है, और इसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए इन्होंने क्या किया, भारत में एक मिशन भेजा जिसको कि हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन। ठीक, कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट क्या होता है इसकी चर्चा मैं पॉलिटी की क्लासेस में कर चुका हूँ। ठीक है, तो कोई भी नया पार्टी जब चुनाव जीतता है, जैसे कि भारत में लोकसभा का चुनाव हुआ, तो लोकसभा में जितने व्यक्ति चुन करके आएंगे इनको हम क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि ये सांसद के रूप में चुने जाते हैं, इसलिए इनको एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहा जाता है। सांसद में से इन्हीं सांसदों में से जो पार्टी सबसे ज़्यादा सांसद जीत करके लेकर के जाएगी संसद में, इस पार्टी की बनती है क्या, सरकार। ठीक है, जिस पार्टी के पास 50% से ज़्यादा का बहुमत होता है उस पार्टी की बनती है सरकार। अब वो चाहे एकल पार्टी के रूप में बने या फिर गठबंधन की सरकार बने। ठीक है, तो वहीं पे जब सरकार बनती है तब लोगों को मंत्रालय, अलग अलग विभाग अलॉट किए जाते हैं और अलग अलग विभागों में से जो मंत्री बनते हैं इनको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बहुत सारे विभाग जो बांटे जाते हैं उनको मिला करके कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद। और मैंने क्लास में बताया है आपको कि बहुत सारे विभाग ऐसे होते हैं जो कि मोस्ट पावरफुल नेचर के होते हैं, सबसे ज़्यादा पावर होती है जिन मंत्रालयों के पास में। उन्हीं में से जो मंत्री होते हैं इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट का मतलब है मोस्ट पावरफुल, जो कह सकते हैं कि विभाग हैं, उनके जो हेड हैं, उनके जो प्रमुख हैं, जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों के एक छोटे समूह को हम क्या कहते हैं, कैबिनेट। ठीक है, और इस कैबिनेट में हम मुख्य रूप से किन को रखते हैं, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं प्रधानमंत्री को, इसके अलावा गृह मंत्री को, इसके अलावा वित्त मंत्री को, विदेश मंत्री को। ये कुछ ऐसे 5-6 पोस्ट होंगे जिनको कि मिलाकर के हम कैबिनेट की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, तो भारत में इन्होंने, क्लीमेंट एटली ने एक दल भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, जिसको कहा गया कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भारत में अलग अलग विभागों को संभालने के लिए भारतीय लोगों के बीच से कोई व्यक्ति मंत्री के रूप में कार्य करें, कोई जिम्मेदारी लें, और इस जिम्मेदारी को कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, प्रोसेस को स्मूथली कंप्लीट करने के लिए जो मिशन आया था उसको कहा गया कैबिनेट मिशन, भारत में एक कैबिनेट की व्यवस्था करने के लिए। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन कब आया, इसका गठन कब हुआ था, ठीक है, ये भारत में कब आते हैं और किस तरीके से अपना काम शुरू करते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे कैबिनेट मिशन का जो चैप्टर है इसको यहीं पे पॉज कर देते हैं। ठीक है, अब हमको ये जानना है कि भारत में कैबिनेट मिशन तो आएगा, लेकिन उससे पहले 1945 में कुछ और इवेंट हैं क्या भारत में जो महत्वपूर्ण हैं। तो एक और छोटा सा इवेंट है, 1946 में ही, शुरुआती टाइम में ही, फरवरी के आसपास एक और समस्या आ जाती है, इसको हम कहते हैं भारत में नौसैनिक विद्रोह। भारत में नौसैनिक विद्रोह, नौसैनिक विद्रोह कब होता है, फरवरी 1946
1946 में, ठीक है, फरवरी 1946 की घटना है। अब ये नौसैनिक विद्रोह क्या था इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में, या यूँ कहें कि ब्रिटेन में, जब आपकी एटली की सरकार बनी थी, क्लीमेंट एटली की सरकार बन गई थी प्रधानमंत्री की, उसके बाद में इन्होंने जैसे घोषणा की कि भारत को आज़ाद करने के लिए एक कैबिनेट मिशन बनाने का प्लान है, तो भारत में जितने व्यक्ति थे उनको ये समझ में आ गया था कि भारत की आज़ादी बहुत दूर नहीं है, ठीक है। और इसी दौरान जो जितने व्यक्ति भारतीय ब्रिटिशर्स की सेना में इन्वॉल्व थे, ऐसे भारतीय व्यक्ति जो ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस में कार्य कर रहे थे, उन्हीं में ही कुछ नौसैनिक थे, ठीक है। नौसैनिक मतलब जो जहाज़ों पे काम कर रहे हैं, उस समय की नेवी कह सकते हैं, ठीक है। तो उस समय नेवी में काम करने वाले कुछ सैनिक थे और ये लोग एक जहाज़ पे तैनात थे। इसका नाम क्या था? इसका नाम था INS तलवार। इस शिप का नाम था INS तलवार, इंडियन नेवल शिप, और इसका नाम क्या था? तलवार। इस जहाज़ पे जो जितने भारतीय सैनिक थे, इन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह, सेना का विद्रोह, ठीक है। और किस बात पे इन्होंने विद्रोह किया था? तो इन्होंने कहा कि हमें पौष्टिक भोजन जो ब्रिटिश सेना को दिया जाता है, वैसा पौष्टिक भोजन भारतीय सेना को नहीं दिया जाता, साथ ही इनके साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें तो कॉमन थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो भारतीयों को कमतर समझते थे, उनके साथ हमेशा एक लेवल नीचे का बर्ताव करते थे, ठीक है। किसी ब्रिटिश व्यक्ति को या किसी यूरोपीय व्यक्ति को जितना सम्मान प्राप्त होता था, उतना सम्मान तो भारतीयों को दिया नहीं जाता था। इसी वजह से यहाँ पे सेना के साथ भेदभाव हो रहा था, ठीक है। क्यों हुआ था? तो एक था भोजन को लेकर के और दूसरा था नस्लीय भेदभाव को लेकर के, ठीक है। नस्लीय भेदभाव, ये दोनों वजह को लेकर के सेना ने विद्रोह कर दिया था, ठीक। और मुख्य रूप से ये जो विद्रोह हो रहा था, ये भारत के पश्चिमी तट की तरफ, मतलब मुंबई हो गया या फिर गुजरात वाला एरिया हो गया, यहाँ पे जो तटीय क्षेत्र था वहाँ पर विद्रोह ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। आप कह सकते हैं कि मुंबई वाले एरिया में जो कोस्टल एरिया था, वहाँ पे जो शिप तैनात था INS तलवार, वहाँ पे विद्रोह शुरू हुए थे, ठीक। अब ये जो विद्रोह हुए थे, इसमें ये समस्या थी कि अगर ये विद्रोह हिंसात्मक हो जाता तो बहुत सारे भारतीय सेना के जो जवान थे, जो कि यहाँ पे शिप में तैनात थे, उनको किसी न किसी तरीके से किसी मामले में फंसाकर उनको फांसी दी जा सकती थी, ठीक है। भारतीय जो वकील थे वो इस बात को बखूबी समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो सेना के जो जवान थे उनसे कुछ समय के लिए शांत रहने के लिए और विद्रोह को कुछ समय के लिए स्थगित करने के लिए रिक्वेस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि भोजन और नस्ली भेदभाव ये तो प्रमुख कारण थे, ये लंबे समय से चला आ रहा था। लेकिन जैसे कि 1857 की क्रांति में तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस था। यहाँ पे तात्कालिक कारण क्या था? यहाँ पे तात्कालिक कारण क्या था जिसकी वजह से नौसैनिक विद्रोह शुरू हुआ था? यहाँ पे एक व्यक्ति थे, ठीक। यहाँ पर नौसैनिक जो जहाज़ था INS तलवार, यहाँ पे एक व्यक्ति थे, इनका नाम था BC दत्त। BC दत्त। ये जो BC दत्त थे, इन्होंने क्या किया था? जहाज़ की दीवारों पे भारत छोड़ो लिख दिया था, ठीक है। जहाज़ पर कुछ ऐसे कमेंट लिख दिए थे या कुछ ऐसे नारे लिख दिए थे जो कि उस समय ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आए, ठीक है। जहाज पर क्या लिखा इन्होंने? भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये लाइंस इन्होंने कहाँ पे लिख दिए? जहाज की दीवारों पर, और नारेबाजी करने लगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारेबाजी करने लग गए। इसकी वजह से इनको जब गिरफ्तार किया जाता है तो जो पूरे बाकी के जो सैनिक थे, इनके जो मित्र थे, उनमें नाराज़गी छाने लगती है, ठीक है, क्योंकि उनके मित्र को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये आप कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के जैसा ही था। वहाँ पे मंगल पांडे थे, यहाँ पे BC दत्त हैं। वहाँ पे मंगल पांडे को फांसी दी जाती है और यहाँ पे BC दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी वजह से यहाँ पे 1857 की क्रांति में
बाकी जो बचे हुए मंगल पांडे जी के जो बचे हुए जो सैनिक मित्र थे उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी, और यहाँ पे बीसी दत्त के जितने भी कह सकते हैं कि इनके जो मित्र थे सेना में, उन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, तो लगभग वैसा ही एक माहौल बना हुआ था। अब अंग्रेजों भारत छोड़ो ऐसा कुछ लिख दिया था इन्होंने जहाज पे, और इसी वजह से यहाँ पे विद्रोह शुरू हुए थे। और साथ ही इस विद्रोह का समाप्त या इस विद्रोह का अंत कैसे हुआ, तो भारतीय नेताओं के रिक्वेस्ट पर। उनको पता था कि अभी अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि सेना हिंसा पे उतर आई तो बहुत सारे लोगों को फिर अपनी जान गंवानी पड़ सकती है, और साथ ही भारत की आज़ादी का जो एक प्रोसेस स्मूथली शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो सकता था। तो उन्होंने कहा भारतीय नेताओं के जो प्रमुख नेता थे उस समय, तो उनके रिक्वेस्ट पर ठीक है, भारतीय नेताओं के रिक्वेस्ट पर इन्होंने क्या किया, स्वयं को उस समय कह सकते हैं कि सरेंडर कर दिया। इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण किया। और हालांकि ये मामला बहुत लंबा नहीं चला। जो उस समय सरदार पटेल थे या आपके नेहरू जी थे, ठीक है, इनके रिक्वेस्ट करने के बाद में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। और क्योंकि उस समय विद्रोह बहुत हिंसात्मक हुआ नहीं था तो इनके ऊपर कुछ लंबा केस चलता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिर्फ परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था, कौन से जहाज पर हुआ था, और इसके प्रमुख रीजंस क्या थे। ठीक है, मैक्सिमम आपको पूछ सकता है कि जो व्यक्ति तत्कालिक कारण क्या था, तो यहाँ पे जहाज की दीवारों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो लिखना, और साथ ही अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाना। ये सारे काम कौन कर रहे थे, बीसी दत्त नाम के एक जहाज चालक थे, इनके द्वारा ये किया गया था। ठीक है, तो नौसैनिक विद्रोह के बारे में लगभग इतनी चीज़ें पर्याप्त होंगी। अब नौसैनिक विद्रोह के बाद में हमें जो नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करना है वो है कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन की चर्चा मैं कर चुका हूँ। जैसे ही ब्रिटेन में आम चुनाव संपन्न होते हैं, उस समय जो नए प्रधानमंत्री बने थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने ही भारत की आज़ादी के लिए एक कमेटी या एक समिति का गठन किया, जिसको कि हम कैबिनेट समिति के नाम से जानते हैं या कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। और यही जो है भारत में इनका जो भारत आगमन होता है कब होता है, 1946 में। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं अभी तक। कैबिनेट मिशन और भारत, ये कब आया था भारत में, 1946। इसमें कुछ डेट्स हैं, लगभग फरवरी के आसपास इनका गठन हुआ था और भारत पहुंचते हैं मार्च में। ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। क्यों हुआ था इसकी चर्चा तो मैं कर चुका हूँ। ठीक है, जब मैंने बताया तो मैंने डिस्कस किया था कि ब्रिटेन में आम चुनाव संपन्न हुए थे, उसके बाद में भारत की आज़ादी के लिए ही कि भारत की आज़ादी का प्लान बनाने और साथ ही भारत में किस तरीके से स्मूथली सत्ता का ट्रांसफ़र किया जाए, हस्तांतरण किया जाए, इस चीज़ के लिए कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे फरवरी के आसपास का समय है, फरवरी 1946 के आसपास का समय है। भारत में उस समय नौसैनिक विद्रोह हो रहे थे और ब्रिटेन में एक समिति का गठन हुआ था जिसको कि हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फरवरी 1946 में एटली के द्वारा, क्लीमेंट एटली उस समय के क्या थे, प्रधानमंत्री थे, पीएम थे ब्रिटेन के। ठीक है, एटली के द्वारा गठित क्लीमेंट एटली ने क्या किया, कैबिनेट मिशन की गठन की घोषणा किया। ये जो कैबिनेट मिशन है भारत कब पहुंचा, ये पहुंचे थे 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 में भारत पहुंचे। भारत आगमन। इस समिति में या इस कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे, तो इसमें कुल मुख्य रूप से 3 व्यक्ति शामिल थे। ठीक है, इस समिति में कितने व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति शामिल थे। कौन कौन थे, इसमें एक व्यक्ति का नाम है स्टेफर्ड क्रिप्स, एक व्यक्ति का नाम है A.V. अलेक्जेंडर और एक व्यक्ति का नाम है पैथिक लॉरेंस। ठीक, कौन कौन थे, A.V. अलेक्जेंडर, स्टीफर्ड क्रिप्स और पैथिक
लॉरेंस। एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है स्टीफर्ड या स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स। एक व्यक्ति हैं A.V. अलेक्जेंडर। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा स्पेलिंग में आपको कहीं कहीं पे A.V. अलेक्जेंडर मिलता है, मतलब इस तरीके से A.V. अलेक्जेंडर, और किसी किसी किताब में A.C. अलेक्जेंडर मिलता है। तो एग्जैक्टली ये क्या है, कई मैक्सिमम ऑथेंटिक किताबों में A.V. अलेक्जेंडर मिलेगा। ठीक है, तो A.V. अलेक्जेंडर। A.V. अलेक्जेंडर। और तीसरे व्यक्ति थे इस समूह के पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। स्टीफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, तीनों का नाम याद रखना है, महत्वपूर्ण है, तीनों व्यक्ति महत्वपूर्ण है। पूछे जाते हैं कि इस मतलब हो सकता है आपको 4 ऑप्शन दे दे और पूछेगा कि इनमें से कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था। तो 3 ऑप्शन ये तीनों रहेंगे और चौथा कुछ दूसरा नाम दे देगा। तो याद रखना है तीनों नाम, स्टीफर्ड क्रिप्स, A.C. अलेक्जेंडर या A.V. अलेक्जेंडर, और तीसरे व्यक्ति हैं पैथिक लॉरेंस। ठीक है, इन तीनों को ही भारत भेजा जाता है। 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचते हैं और उसके बाद में इन्होंने एक प्लान प्रस्तुत किया था जिसको कि हम कैबिनेट प्लान के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने जो प्लान उस समय प्रस्तुत किया था, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ था वो दो टॉपिक के ऊपर इन्होंने प्लान प्रपोज किया था। इनका जो प्रपोजल था, जो प्रस्ताव रखा था, उनमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें शामिल थी। इनके प्रस्ताव में पहली चीज़ थी कि भारत में संविधान करने के लिए, संविधान तैयार करने के लिए, संविधान बनाने के बारे में क्या प्रोसेस होना चाहिए, और भारत में उस समय सरकार चलाने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए। भाई ब्रिटेन वाले तो भारत को आज़ाद करके चले जाएंगे 1947 में, लेकिन संविधान बनने तक भारत में सरकार किस प्रकार से चलाई जाएगी, इस चीज़ के ऊपर इन्होंने कुछ नियम कानून बनाए थे। ठीक है, तो संविधान किस तरीके से बनाया जाएगा और सरकार किस तरीके से काम करेगी, इन दोनों चीज़ों के ऊपर इन्होंने कुछ अपने सजेशंस रखे थे। साथ ही कुछ भारतीय जो नेता थे, जो भारतीय व्यक्ति काम कर रहे थे यहाँ पे संसद वगैरह में, उनके साथ भी इन्होंने कुछ सलाह मशवरा करके और एक प्रपोजल बनाया था। इसी को हम कहते हैं कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव रखा था, इसको हम कहते हैं कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। 2 चीज़ों के ऊपर इनका फोकस ज़्यादा था। एक था संविधान निर्माण किस तरीके से होगा और दूसरा था सरकार का गठन। ठीक, तो सरकार गठन के बारे में तो इन्होंने कहा कि हम एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। ठीक है, अंतरिम सरकार क्या होता है? अंतरिम सरकार का मतलब आप कह सकते हैं टेम्परेरी गवर्नमेंट। अब टेम्परेरी गवर्नमेंट क्यों स्थापित किया गया? भाई किसी भी देश का जो शासन है वो संवैधानिक तरीके से चुने हुए लोगों को दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तो हमारे यहाँ संविधान बना ही नहीं था। ठीक है, तो संविधान बनाने वाली संस्था एक गठित करनी पड़ेगी। इसका नाम था संविधान निर्मात्री सभा। ठीक है, संविधान बनाने के लिए भी तो कुछ लोग चाहिए ना, तो इस ग्रुप को कहा गया संविधान निर्मात्री सभा। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा। और इनका चुनाव किस तरीके से होता है? इनके चुनाव को डिफाइन किया गया कि उस समय जितने भी रियासत थे वो अपने अपने रियासत में हर 10 लाख जनसंख्या के पीछे एक व्यक्ति का नामांकन देंगे सरकार को। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को नॉमिनेट करेंगे, या यूँ कह सकते हैं कि ये अपने राज्य से 10 लाख की पॉपुलेशन के पीछे एक व्यक्ति नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा के लिए। और इस तरीके से देश भर से अलग अलग एरिया से लोगों को यहाँ पे नामांकित किया गया, भेजा गया, और उस समय एक बड़ी संविधान निर्मात्री सभा की घोषणा, मतलब संविधान निर्मात्री सभा बनती है। लगभग उस समय 389 मेंबर्स संविधान निर्मात्री सभा में शामिल हुए थे, और इसी संविधान निर्मात्री सभा में से कुछ लोगों को भारत के जो अलग अलग विभाग थे, जो मंत्रालय थे, वो सौंप दिए गए। और यही जो ग्रुप था, इसको हम अंतरिम सरकार के रूप में जानते हैं। मतलब जिस दिन ये संसद में सरकार चलाने के लिए बैठते थे, तब हम इसको अंतरिम सरकार कहते थे, और जिस दिन ये पूरे के पूरे 389 मेंबर्स संविधान बनाने के लिए मिलते थे, उस दिन हम इसको संविधान निर्मात्री सभा कहते थे। क्लियर हो गया डिफरेंस?
संविधान बनाने का काम भी वही लोग कर रहे थे, सरकार चलाने का काम भी वही लोग कर रहे थे। डिफरेंस क्या है? सरकार चलाने के लिए मुश्किल से 20-25 लोग चाहिए थे, संविधान बनाने के लिए जो ग्रुप था उसमें 389 मेंबर्स शामिल थे। ठीक है, चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है। इसके बाद में अब जब कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान के बारे में सजेशन दिया गया कि कैसे करना है भारत को आज़ाद करने के लिए, एक भारत तो आज़ाद होगा, क्या इसके साथ पाकिस्तान नाम से अलग देश बनाना है क्या? तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन जो 3 मेंबर्स का ग्रुप था वो रिजेक्ट कर देता है इस प्रपोजल को। ठीक है, इनका जो प्रस्ताव था उसमें एक प्रस्ताव ये भी था कि भारत को विभाजित नहीं करना है, मतलब पृथक पाकिस्तान की मांग, पृथक पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दिया था इन्होंने। ठीक है, पृथक पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दिया गया था किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। पृथक पाकिस्तान की मांग को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। अब सोचिए कि कितना बड़ा बवाल शुरू हुआ होगा। मुस्लिम लीग ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थी और अब यहाँ पे खेल शुरू हो गया था। ठीक, इन्होंने जो प्रस्ताव रखा था उसमें क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारत में ही कुछ एरिया होंगे जो मुस्लिम बहुल वाले एरिया होंगे, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू बहुल हैं, और कुछ ऐसे एरिया हैं जिनको कि हम नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट के अंदर रख सकते हैं, जैसे कि बंगाल, असम। तो इन्होंने उस समय अपने हिसाब से एक कैटेगरी डिफाइन कर दी थी, ABC नाम से या क ख ग प्रांत के नाम से। ठीक है, तो हालांकि अब क्योंकि कैबिनेट मिशन में पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करने की वजह से मुस्लिम लीग अब बहुत बड़ा बवाल खड़ा करने वाली थी, इसलिए उसके बारे में चर्चा करना बहुत यहाँ पर रेलेवेंट नहीं है। बस ये चीज़ याद रखनी है कि कैबिनेट मिशन ने संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्मात्री सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था, सरकार चलाने के लिए अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा था, साथ ही इन्होंने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, साथ ही एक और चीज़ था, जो मामले कह सकते हैं कि जो रियासत अलग रहना चाहते थे उनको अलग रहने का मौका दिया गया था, और जो रियासत भारत या पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे उस समय तो भारत का ही एक गठन का प्रस्ताव रखा गया था, तो भारत के साथ रहने के लिए उनको छूट थी, चाहे वो भारत के साथ शामिल होते या पृथक अपना रियासत बनाए रख सकते थे, पृथक अस्तित्व बनाए रख सकते थे। ठीक है, तो ये कुछ प्रपोजल ऐसे थे जिनको कि यहाँ पर शामिल किया गया था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में। ठीक है, क्या क्या प्रपोजल थे? संविधान निर्मात्री सभा का गठन करना, अंतरिम सरकार गठन करना, पृथक पाकिस्तान की मांग अस्वीकार करना। संविधान निर्मात्री सभा में कितने लोग थे? 389 मेंबर्स। ठीक है, और अंतरिम सरकार वाले यहाँ पे लगभग 20-25 के आसपास लोगों को मंत्रालय बांटे गए थे, तो अंतरिम सरकार में आप 20-25 के आसपास मेंबर्स थे। इनका एक लिस्ट हम आगे चल करके देखेंगे कि किस अंतरिम सरकार में कौन लोग थे, मतलब कितने लोगों को मंत्रालय बांटे गए थे। उसके बाद जब भारत आज़ाद होता है उसके बाद यहाँ पे कितने लोग सरकार में शामिल रहते हैं, और भारत में जब इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद कितने लोग को मंत्री बनाया गया था। इस तरीके से हमें टोटल 3 लिस्ट पे थोड़ा सा फोकस करना है। पहला है अंतरिम सरकार में मंत्री, दूसरा है भारत की आज़ादी के बाद बने हुए मंत्री, और तीसरा था भारत में प्रथम चुनाव के बाद बनाए गए मंत्री। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रमुख प्रावधान थे, जो प्रस्ताव थे, उनमें मैंने बताया कि संविधान निर्मात्री सभा होगी, अंतरिम सरकार होगी, पृथक पाकिस्तान नहीं बनाया जाएगा। साथ ही जो संविधान निर्मात्री सभा होगी उनमें जो मेंबर्स होंगे 10 लाख की जनसंख्या पर चुन करके आएंगे, प्रति 10 लाख एक प्रतिनिधि, 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई एक व्यक्ति होगा जो कि संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होगा। ठीक है, और बस यही कुछ प्रमुख प्रोविजंस थे जो कि कैबिनेट मिशन के द्वारा सामने रखे गए थे। ठीक, लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया कि पृथक पाकिस्तान की मांग अस्वीकार हो गई है, इसी वजह से कैबिनेट जो मुस्लिम लीग था वो यहाँ पर कैबिनेट मिशन से नाराज़ हो चुका था। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान की मांग रिजेक्ट हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान की मांग यहाँ पे कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट कर दिया है। इस चीज़ को ले करके
जो मुस्लिम लीग था उसमें नाराज़गी तो था, ठीक है, लेकिन अभी उन्होंने अपनी नाराज़गी यहाँ पे व्यक्त नहीं किया था। फिर दिन आता है 1946 में जुलाई का, ठीक है, जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए इलेक्शन होना शुरू होते हैं। मतलब इसको कह सकते हैं कि हर एक रियासत ने अपने अपने तरफ से कुछ लोग यहाँ पे भेजे थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ है जिसको हम कह सकते हैं कि 1946 का निर्वाचन या 1946 के चुनाव। 1946 में क्या हुआ है, यहाँ पे संविधान सभा का चुनाव। अभी भी मुस्लिम लीग कुछ नहीं बोल रही है, ठीक है, मुस्लिम लीग को नाराज़गी है पृथक पाकिस्तान नहीं मिला करके, लेकिन वो अभी भी चुप थी। क्यों चुप थी इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो संविधान सभा का चुनाव 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग क्यों चुप थी और बाद में क्यों मुकर जाती है, इसके बारे में सुनिएगा। देखो, जब तक चुनाव नहीं हुए थे तब तक तो चुनाव का रिजल्ट पता नहीं था कि कौन से एरिया से किसको नॉमिनेट किया जा रहा है, हिंदू को, मुस्लिम को या किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाएगा संविधान बनाने के लिए, ये तो किसी को नहीं पता था। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो ये देखा जाता है कि अभी जो टोटल नॉमिनेशन हुए थे 1946 में, इसमें टोटल 296 सीट्स के नॉमिनेशन हुए थे, ठीक है। हालांकि मैंने बताया आगे चल करके कि टोटल 389 मेंबर्स जो हैं वो किस में शामिल रहते हैं, आपके संविधान निर्मात्री सभा में शामिल रहते हैं। लेकिन जब नॉमिनेशन किया गया था तो 296 मेंबर्स यहाँ पे नॉमिनेट किए गए थे, ठीक है। तो 289 मेंबर्स में से टोटल जो 201 सीट था, ठीक है, कितने, 201, ये किसको मिलते हैं, कांग्रेस को मिल जाते हैं। और टोटल 73 सीट्स किसको मिलती हैं, ये मिलती हैं मुस्लिम लीग को, ठीक। अब आप डिफरेंस देख रहे हैं, 3 गुना कम सीट को लेकर के मुस्लिम लीग कैसे खुश हो सकती थी। अगर हो सकता है कि उन मुस्लिम लीग को 201 और कांग्रेस को 73 सीट मिलता तो शायद लीग जो है वो मुस्लिम लीग खुश हो सकता था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, अब बवाल करना शुरू कर दिया। ये सारी घटना हो रही थी जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, जिसमें कि मेजॉरिटी सीट्स किसके पास थे, कांग्रेस के पास में, ठीक है। उसके बाद में जब ये सारा मामला उन्होंने देखा, रिजल्ट फाइनल जब आ गए और जो बचे खुचे सीट्स थे वो दूसरी पार्टी को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। तो 201 कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को 73 और जो बचे खुचे सीट थे वो दूसरी छोटी पार्टियों को प्राप्त हो गए, ठीक है। अब मुस्लिम लीग ने ये निर्णय लिया कि किस तरीके से हम कांग्रेस को परेशान कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फाइनली जो संविधान बनने वाला था उसमें कांग्रेस का बहुमत था और कांग्रेस अपने तरीके से कह सकते हैं कि अपने रूल्स को वहाँ पर पास करवा सकती थी, संविधान में शामिल करने के लिए अपनी बातों को संविधान में शामिल कर सकती थी, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी थी, बहुमत थी। इसीलिए अब उनका विरोध करने के लिए मुस्लिम लीग ने एक नया प्लान शुरू किया, इसको हम कहते हैं सीधी कार्यवाही। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया और इन्होंने 16 अगस्त को क्या सेलिब्रेट किया, सीधी कार्यवाही दिवस, सीधी कार्यवाही, ठीक है। कब शुरू किया इन्होंने, 16 अगस्त 1946, ठीक है। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव कंप्लीट हुए हैं। क्योंकि रिजल्ट इनके फेवर में नहीं आया है, इसलिए अब ये पूरे इलेक्शन के रिजल्ट को ही नकार दे रहे हैं और ये मान रहे हैं कि धांधली हुई है, कांग्रेस ने गलत तरीके से चुनाव जीता है, या यूँ कहें कि वो इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं थे। और इसी वजह से इन्होंने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाना शुरू किया। सीधी कार्यवाही दिवस क्या है, अब ये बड़ी खतरनाक चीज़ थी सीधी कार्यवाही दिवस। यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे खूब भड़काए गए, ठीक है। यहाँ पे मुस्लिम लीग ने जो अंतरिम सरकार था उसका विरोध तो किया, पर वो विरोध शांतिपूर्ण नहीं था। अब इन्होंने हिंसक तरीके अपनाना शुरू किए, सांप्रदायिक दंगे भड़काने शुरू किए, ठीक है, सांप्रदायिक दंगे भड़काना शुरू किए, ठीक है। जिन्ना ने अब ये कह दिया था कि किसी भी तरीके से हमको ये जो अंतरिम सरकार गठित हो रही है इसके अंडर रह करके काम नहीं करना है, और यहीं पे सांप्रदायिक दंगे भड़काए गए
खूब खून खराबा हुआ। और यहाँ पे जो फेमस जो पॉइंट था, जो सबसे प्रमुख केंद्र था इन सांप्रदायिक दंगों का, ये था ढाका में। ठीक है, बांग्लादेश उस समय बंगाल था। ढाका में ये प्रोग्राम शुरू किया और ये एक जगह का नाम है, इसको ये नाम याद रखना है आपको। इस जगह का नाम है नोआखली। नोआखली कहाँ पर है? ढाका में। और ढाका कहाँ पे है? ढाका जो है वो वर्तमान बांग्लादेश में है, उस समय बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने सांप्रदायिक दंगे की शुरुआत किया और यहीं पे इनका सेंटर था। साथ ही इन्होंने एक नारा दिया, इनका नारा था लड़कर लेंगे पाकिस्तान। लड़कर लेंगे पाकिस्तान। ठीक है, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। तो जिन्ना ने ये नारा दिया, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। ठीक, तो क्यों यहाँ पर सीधी कार्रवाई दिवस मनाई गई, इसके पीछे का रीजंस आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक लॉजिक है। क्योंकि संविधान सभा में मुस्लिम लीग का बहुमत बहुत कम था, मुस्लिम लीग की सीट्स बहुत कम थी, इसीलिए उनको इस संविधान सभा का होना या न होना, इससे इनको अब कोई मतलब नहीं रह गया था। वो संविधान सभा से अलग होना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इसको बॉयकॉट करने के लिए, जो संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ था, ठीक है, इसको बायकॉट करने के लिए सीधी कार्रवाई दिवस सेलिब्रेट किया और खूब सांप्रदायिक दंगे भड़काए गए। और इस तरीके से यहाँ पे संविधान निर्मात्री सभा का जो इलेक्शन था वो तो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन मुस्लिम लीग की वजह से इसमें कुछ डिले देखने को मिलता है। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा में थोड़ी सी उथल पुथल देखने को मिलती है, लेकिन क्योंकि ये चीज़ मेजोरिटी से पास हुआ था, इसलिए अब यहाँ पे सरकार का गठन होना तय हो चुका था। ठीक है, तो अगस्त में इन्होंने क्या किया? सीधी कार्रवाई दिवस मनाया और सितंबर 1946 में, सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार कहने का मतलब क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा कि इनका इलेक्शन उस तरीके से नहीं हुआ जैसे कि आज इलेक्शन होते हैं। ठीक, 10 लाख की जनसंख्या पर एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा गया है। मुख्य रूप से इनका काम था आपका संविधान बनाना, लेकिन उसी समूह में से कुछ लोगों को अलग अलग विभाग सौंप दिए गए थे। इसी को कहा जा रहा है अंतरिम सरकार। ठीक, तो अंतरिम सरकार कब बनाया गया? 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठन हुआ है। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और अंतरिम सरकार में टोटल कितने मेंबर्स थे? 12 सदस्य। 12 सदस्यों को मुख्य रूप से मंत्रालय मिले थे और वही जो है वो अंतरिम सरकार के रूप में काम कर रहे थे। अब अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, साथ ही यही लोग संविधान सभा के रूप में भी काम कर रहे थे। तो संविधान सभा में अब टोटल कितने मेंबर्स थे? तो 389 मेंबर्स थे। और शुरुआत में इनकी जो सबसे पहली बैठक होती है संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे। और इनकी पहली बैठक कब होती है? ये सारा कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ पॉलिटी की क्लास में। इनकी बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। ये इनकी फर्स्ट बैठक थी। ठीक है, और फर्स्ट बैठक में भी कोई अध्यक्ष का चुनाव हुआ नहीं था, इसीलिए यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसके 2 दिन बाद सेकंड बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। ठीक, ये सेकंड बैठक थी और पहली बैठक में यहाँ पर अध्यक्ष जो है वो परमानेंट अध्यक्ष चुन लिए गए थे। पहली बैठक में कोई भी अध्यक्ष नहीं था, जो सबसे सीनियर था उनको इन्होंने क्या बना दिया? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया, टेम्परेरी अध्यक्ष बना लिया। इनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। और उसी मीटिंग के दौरान इन्होंने एक परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव कर लिया। इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 11 दिसंबर को जब सेकंड मीटिंग हुई थी, उस दिन अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो 9 दिसंबर हो गया, 11 दिसंबर हो गया, ये दोनों डेट याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद में 13 दिसंबर का डेट भी महत्वपूर्ण है। 13 दिसंबर 1946, पॉलिटी में हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। ये शुरुआत की जो 3 बैठक हैं ये महत्वपूर्ण है। 9 दिसंबर पहली बैठक था, 11 दिसंबर स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया था। इसको हम कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन।
तो इसीलिए ये जो संविधान सभा की जो बैठकें हैं, जो शुरू की 3 बैठक हैं, वो महत्वपूर्ण है। ठीक, और इस तरीके से अंतरिम सरकार का भी गठन हो गया, संविधान सभा का भी गठन हो गया, लेकिन किसकी नाराजगी अभी भी जारी है? मुस्लिम लीग की नाराजगी जो है वो अभी भी जारी थी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट ईयर आ जाता है, दिसंबर का ईयर आ जाता है। नेक्स्ट ईयर में हम कह सकते हैं कि फरवरी 1947 का दिन महत्वपूर्ण है। फरवरी 1947, 20 फरवरी 1947 का दिन है। इस दिन एटली, क्लीमेंट एटली, जो कि पीएम थे, कहाँ के? ब्रिटेन के, इन्होंने भारत की आज़ादी की घोषणा कर दी थी। इसीलिए इसको कहा जाता है एटली की घोषणा। एटली, क्लीमेंट एटली की घोषणा किस चीज़ की घोषणा थी? भारत की आज़ादी के बारे में। ठीक है, तो 1947, 20 फरवरी 1947 की घोषणा थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने वहाँ की संसद में एक प्रस्ताव रखा, एक घोषणा किया कि ब्रिटिशर्स, जो अंग्रेज हैं, वो जून 1948 तक, जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर देंगे। भारत को जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे। ये घोषणा किया गया था क्लीमेंट एटली के द्वारा, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से या ब्रिटेन की संसद से। इसी को कहा जाता है एटली की घोषणा। ये डेट महत्वपूर्ण है, इसको बस याद रखना है, 20 फरवरी 1947। ठीक है, कि कब तक भारत को आज़ाद करने की घोषणा किए थे? जून 1948 तक। ठीक, इसके बाद में, इस घोषणा के बाद में इन्होंने सत्ता के हस्तांतरण, भाई ब्रिटिशर्स का पूरा एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर काम कर रहा था। इस एडमिनिस्ट्रेशन को जब तक हम प्रॉपर वे में या डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में भारत में किसी जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं सौंपेंगे, तब तक हम कैसे कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर सत्ता के हस्तांतरण के लिए यहाँ पर एक नए व्यक्ति को अपॉइंट किया गया, एक नए गवर्नर को अपॉइंट किया गया। इनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो नेक्स्ट 1947 की ही एक प्रमुख घटना है माउंटबेटन प्लान। 1947 में आया आपका माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन कौन है? ये लेटेस्ट वायसराय हैं, कह सकते हैं। अभी उस समय 1947 में भारत में सत्ता हस्तांतरण करने के लिए एक नया वायसराय भेजा गया। इनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और इसी को कहा जाता है माउंटबेटन योजना। इन्हीं के नाम पर इन्होंने प्लान प्रस्तुत किया, इसको कहा जाता है माउंटबेटन प्लान। ठीक है, अब ये जो माउंटबेटन प्लान है, इसी को ही CR फॉर्मूला भी कहा जाता है। ठीक है, CR फॉर्मूला। ठीक, CR फॉर्मूला क्या है? CR फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, राजगोपालाचारी फॉर्मूला। राजगोपालाचारी फॉर्मूला, उन्हीं के प्लान्स, उन्हीं के फॉर्मूले पे ये जो प्लान था माउंटबेटन प्लान, वो भी उन्हीं के प्लान्स के ऊपर बेस्ड था। इसीलिए इसको कहा जाता है CR फॉर्मूला, या आपका माउंटबेटन प्लान, या इसी को कहा जाता है बाल्कन प्लान। मैं यहाँ पर 2-3 नाम इसके लिख देता हूँ। माउंटबेटन प्लान को ही कहा जाता है बाल्कन प्लान। बाल्कन प्लान। ठीक है, क्योंकि यूरोप में कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसको कि बाल्टिक कंट्री कहा जाता था। ठीक है, बाल्टिक सी के आसपास होने की वजह से तो उनका जो डिवीज़न था, जो विभाजन किया गया था, उसी बेस पर ये प्लान, यहाँ पे माउंटबेटन ने कुछ प्लान्स तैयार किए थे। इसीलिए इसको कहा जाता है बाल्कन प्लान। और किस फॉर्मूले पर बेस्ड था? तो भारत में जो राजगोपालाचारी फार्मूला था, उसी फार्मूले के ऊपर ये पूरा का पूरा जो प्लान था माउंटबेटन प्लान, वो भी उसी पर आधारित था। इसीलिए इसको कहा जाता है CR फार्मूला पर आधारित प्लान। ठीक है, अब इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है परीक्षा के लिए? तो 24 मार्च
1947, 24 मार्च 1947 ये वो दिन था जब भारत में अंतिम वायसराय कौन, माउंट बेटन भारत आए। माउंट बेटन भारत आए। ठीक है, ये लास्ट गवर्नर थे, लास्ट ब्रिटिश गवर्नर थे भारत में। ठीक है, तो लास्ट ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, माउंट बेटन 1947 में भारत आते हैं। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी को किस तरीके से हम भारत को किस तरीके से स्वतंत्रता देंगे और किस तरीके से यहाँ का जो शासन है वो हस्तांतरित किया जाएगा किसी दूसरे व्यक्तियों को। ठीक, तो इन्होंने 3 जून 1947 को इन्होंने 3 जून 1947 को एक प्लान भारत के सामने रखा या भारत के नेताओं के सामने रखा, जिसको कि माउंट बेटन प्लान कहा जाता है। ठीक है, जो प्लान इन्होंने सजेस्ट किया उसी को ही माउंट बेटन प्लान कहा जाता है। और साथ ही इन्होंने इसी प्लान में क्या रखा, 2 देश बनाए जाएंगे, एक था इंडिया और एक था पाकिस्तान। ठीक है, इस प्लान में इन्होंने क्या कहा, भारत और पाकिस्तान नाम से 2 देश बनाए जाएंगे। ठीक है, अब ये पाकिस्तान का पूरा स्टोरी मैं बता चुका हूँ, किस तरीके से जो कैबिनेट मिशन आया था उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए जो मुस्लिम लीग था उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। उसके बाद कंटिन्यू 1946 से लेकर के 1947 तक ये देश भर में खूब सांप्रदायिक दंगे फैला रहे थे, मारकाट मचा करके रखे हुए थे। इसी वजह से जो अंत में एक शांतिपूर्ण तरीका था वो यही था कि जिन्ना जो डिमांड कर रहे थे एक पृथक पाकिस्तान की, एक पृथक देश की, वो उनको दे दिया जाए। और यही चीज़ माउंट बेटन ने भी समझा। साथ ही उस समय जो भारत के प्रमुख नेता थे, आपके नेहरू हो गए, सरदार पटेल हो गए, या जितने भी प्रमुख लीडर थे, मदन मोहन मालवीय हो गए, सभी ने इसी चीज़ को स्वीकार किया कि एक पृथक देश पाकिस्तान के रूप में जिन्ना को दे दिया जाना चाहिए, ताकि वो वहाँ पर अपना जो ईगो है वो उसको सेटिस्फाई कर सकें और जो मुस्लिमों का हित चाहते हैं उसके हिसाब से वहाँ पर काम कर सकें। इस पूरी घटना में या इस पूरे डिसीजन में कोई एक व्यक्ति जो दुखी था वो थे गांधी जी। गांधी जी अभी भी नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाए, लेकिन उनके एक जन के न चाहने से कुछ भी नहीं हुआ और जिन्ना को एक अलग पाकिस्तान चाहिए था, वो उनको आपके माउंट बेटन प्लान के अंदर दे दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, 4 जुलाई 1947 को एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जाता है। इसका नाम था, इसको कहा गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और क्योंकि 1947 में रिलीज़ किया गया था इसीलिए इसको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा जाता है। ठीक है, इसे ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत किया गया। ब्रिटेन की संसद में इसको प्रस्तुत किया गया और वहीं पर इसको पास कर दिया गया। ठीक है, ब्रिटेन की संसद में ये अधिनियम प्रस्तुत हुआ और पास हो गया। और इसी के बाद में 15 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम से एक नए देश का उदय हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी, भारत आज़ाद। ठीक है, तो 14 अगस्त 1947 को एक अलग देश पाकिस्तान के नाम से बना करके उसको आज़ाद घोषित कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। ठीक, इस तरीके से भारत की आज़ादी तक की पूरी जो स्टोरी थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में कुछ मिसलिनियस चीज़ें बची हुई है जो कि हम आगे के 1 या 2 क्लास में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। हमने लगभग अपना जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है। कुछ मिसलिनियस चीज़ें बची हुई है जो कि मैं आगे की क्लासेस में कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, थैंक यू।